सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों हमारे सखाओं को दीपा माहेश्वरी का प्यार भरा और हेल्दी नमस्कार। मंदाकिनी जी आपको भी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको भी दीपा जी। क्या बात है, आज आते ही हेल्दी बातें करने लग गई। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और वो अगर संभला हुआ है तो सब कुछ संभल जाता है। पहला सुख निरोगी काया, है ना। अच्छा, एक बात तो बताइए, हम जिंदगी जीना तो चाहते हैं, है ना, भरपूर जिंदगी जीना चाहते हैं। हर पल हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बस खूबसूरती हो, मजे हो, मजाक हो, हंसी मजाक हो, है ना, चहल पहल हो, चमत्कार हो, कौतूहल हो, पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक आम इंसान क्या सोचता है, आप क्या सोचती हैं कि जिंदगी क्या है? जिंदगी यूं तो हम कई 100 बार बोल देते जीवन जिंदगी, लेकिन अगर सोचे तो चलते रहने का नाम जिंदगी है। अच्छा। हर स्थिति और परिस्थिति में आगे बढ़ते जाने का नाम जीवन है ना। अब एक सवाल मैं भी करूं? मुझे पता था जैसे ही मैं आपसे कोई प्रश्न करूंगी और प्रत्युत्तर में आप भी मुझसे जरूर सवाल करने वाली हैं। जी, अब ये मुझे आप बताइए कि जीवन का असली महत्व क्या है? लो, मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था, जीवन क्या है, और आप तो उसके महत्व पर आ गई हैं। मुझे लगता है कि एक पूरा निबंध मुझे लिखना पड़ेगा। अच्छा, नहीं, मुझे पता है कुछ तो जवाब आपके दिल में जरूर होगा। हाँ, देखिए, हर व्यक्ति सोचता तो ही जीवन को लेकर, जीवन क्या है, जीवन का असली मजा क्या है, महत्व क्या है। वैसे तो हर व्यक्ति का अपना सोच है कि वो जीवन को किन अर्थों में जीता है ना। वैसे देखा जाए तो जीवन का जो असली महत्व वो जीने में ही है, जीवन को खत्म करने में नहीं है। कुछ लोग जीवन को खत्म कर लेते हैं वैचारिक दृष्टि से या किसी भी तरीके से, वो जीवन नहीं है। जीवन का असली मजा जीना है और सुखों से भरपूर जीवन हो, प्यार हो, हमारे बीच में हंसी मजाक हो, है ना, सब कुछ हो, तो वही जीवन है। और देखा जाए तो ऐसा जीवन सब कोई जीना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि सुखमय जिंदगी और खुशहाल जिंदगी है, वो सब चाहते हैं। लेकिन अगर दुख भी आ जाए तो घबराना नहीं है, क्यों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। अच्छा, अब बताइए, अब जब प्रश्नों का सिलसिला शुरू ही हो गया है तो ये बताइए कि सखी सहेली कार्यक्रम में हमारा पहला कर्तव्य क्या होता है? इसका उत्तर मुझे मालूम है, लेकिन एक और प्रश्न। देखिए, पहला कर्तव्य तो हमारा यही होता है कि हम जानकारी दें कि हम अगले 1 घंटे किन किन विषयों पर बात करेंगे, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए हमारे श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को कि आज आप क्या लेकर आई हैं अपने पिटारे में? पिटारे में वैसे तो उन्हें पता है, पर जो हमारे साथी फेसबुक से नहीं जुड़े उन्हें बता देते हैं कि आज सेहत का राज हथेली में कैसे होता है, इस पर बात करेंगे। अच्छा, दूसरी बात कि श्वास ही जीवन है, जिन सांसों को हम कितना क्या कहना चाहिए कि जिनकी चिंता भी नहीं करते हैं, हम कितनी सांसें लेते हैं दिन भर में, कभी इसका जिक्र भी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है, उसी के बारे में आज बात करेंगे कि ये श्वास ही हमारा जीवन है। बिल्कुल, और बदलते परिवेश में विवाह का पंजीकरण भी बहुत आवश्यक हो गया है। क्यों आवश्यक है और क्यों करवा लेना चाहिए, हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और अपने साथियों ने भी कुछ कुछ लिख भेजे हैं संदेश, तो हम उन्हें भी शामिल करेंगे। और गीत मंजरी में आज का विषय हमने बहुत ही खूबसूरत चुना है, जो हर किसी का पसंदीदा विषय है, आंगन। बिल्कुल, और इतने सारे संदेश आए हैं मंदाकिनी जी, इतने प्यारे प्यारे। हम ज्यादा से ज्यादा संदेश लेने की, शामिल करने की कोशिश करेंगे। और देखा जाए तो बहुत सारे गीत भी लिखे हैं हमारे सखियों और सखाओं ने, तो अब देखना ये है कि कौन सा गीत हम लेकर आए हैं, कौन सा गीत लेकर आए हैं, और उनके गीत से हमारे गीत मेल खाते हैं या नहीं। और नहीं भी खाते तो आप निराश मत होइएगा, क्योंकि हमारी और हमारी सखियों और सखाओं की पसंद तो एक ही है ना। बिल्कुल, आखिरकार हम उन्हीं के लिए आते हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि जिंदगी में उनका ही है, कार्यक्रम उनका ही है, और जिंदगी भी कहते हैं कि फूल और कांटों का संगम ही तो है जी। तो चलिए गीत सुन लिया गया, इस गीत को सुनकर। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे सारे श्रोता भी खूब थिरके। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे श्रोता थिरकने लग भी गए हैं, देख लीजिए, तभी तो वो हमारी तारीफ में एक कविता लिख रहे हैं। हाँ,
देखिए उन्होंने लिखा है, सन्नाटा छा जाता है गली गली में जब 3 बजे आता है प्रोग्राम सखी सहेली। सखियां ही नहीं सखा भी सुनते हैं प्रोग्राम सखी सहेली। हर रोज नया नया सीखने को मिलता है, नई नई बातें बताती है सखी सहेली। आगे लिखते हैं कि कभी सिनेमा तो कभी खेल की बातें करती हैं, अच्छी अच्छी रेसिपी बताती हैं सखी सहेली, हंसी हंसी में नोक झोंक करती हैं, सबके मन को भाती हैं ये सखी सहेली, और मनोरंजन के साथ साथ नॉलेज हमारा बढ़ाती और काम की बातें बताती हैं ये सखी सहेली। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि देखिए ये जो सखी सहेलियां आती हैं वो हमें सामाजिक सरोकारों पर बातचीत और ज्ञान विज्ञान की बातें भी बताती हैं, तो हम इस कार्यक्रम में हर सखी सहेली का स्वागत भी करते हैं। बिल्कुल, सभी का स्वागत है फिर से पुनः एक बार, और जो बहुत ज्यादा जरूरी है उस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल, जरूरी ये है कि जो सांसें हैं वो हमारा जीवन है, इस पर ध्यान हमें देना चाहिए और सांसों को लेकर कहीं भी लापरवाह नहीं होना है। बिल्कुल। अच्छा, लापरवाह क्यों नहीं होना? देखिए एक उदाहरण पे हम ले लेते हैं कि जिस तरह किसी मोटर कार को चलाने में काम आने वाले 5 फ्यूल्स में 3 होते हैं, कूलेंट ऑयल, इंजन ऑयल और पेट्रोल या डीजल, ये खास है। बिल्कुल। उसी तरह मानव शरीर में भी 3 प्रमुख ईंधन होते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब ये है भोजन, पानी, हवा, यानी कि सांस लेना। अब कोई भी गाड़ी कूलेंट ऑयल और इंजन ऑयल की कमी के बगैर चल सकती है, मगर पेट्रोल या डीजल अगर खत्म हो जाए तो गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी, है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक उसी तरह जो मानव का शरीर है, भोजन और पानी के बगैर तो एक सीमा तक रह सकता है, हाँ? लेकिन श्वास के बगैर चंद पल भी वो जी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं जी सकता, और इन्हीं सांसों की महत्ता को हम थोड़ा सा कम आंकते हैं, है ना? ये बात बिल्कुल सही कही ना। हम भूल भी जाते हैं कई बार कि भाई हमें काम जब बहुत ज्यादा होता है ना, खासतौर पे रसोई में, बिल्कुल ध्यान में नहीं रहता कि हमने सांस ली है या नहीं ली है। और जब ध्यान करो तो ऐसा लगता है अरे हम सांस लेना भी भूल गए। और देखा जाए तो किस तरह से हमें खुली हवा में जाकर सांस लेनी चाहिए, इस पर भी हम ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। जो प्रकृति को समझते हैं या प्रकृति के करीब होते हैं या उसके महत्व को जानते हैं, वो तो नित्य प्रतिदिन जाकर प्रकृति के बीच अपनी सांसें खींचते हैं, लेते हैं या योगाभ्यास भी करते हैं। लेकिन आम आदमी बिल्कुल इन सब चीजों से बेपरवाह होकर अपनी जिंदगी जीने पर विश्वास करता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए एक बात है जो हमारे श्रोता ने सबकी सारी बातें बताई हैं उन्होंने, ये कहते हैं श्वास ही जीवन है। जी हाँ, ये शरीर एक टाइम भोजन ना मिले तो जान नहीं जाएगी, लेकिन अगर श्वास 1 मिनट को बंद हो जाए तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु, जैसे अभी बात हुई ना कि शुद्ध वायु की जरूरत होती है। आज के युग में पर्यावरण की शुद्धता एक बड़ी समस्या हो गई है, जिसके हम सब भी जिम्मेदार हैं, और हम तमाम कल कारखानों से निकलते हुए धुएं और कचरे को कम करने में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल। जिससे हमारी हवा दूषित हो रही है, और ये हवा दूषित कर रही है सारे जो रसायन हानिकारक गैस निकल रहे हैं वो भी। इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा, तभी हम शुद्ध हवा में सांस ले पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और दीपा, इस वक्त हम एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और फिर से लौटेंगे। अंतराल में ध्यान रखिएगा 30 सेकंड में आंख मूंद करके अपनी सांस भी ले। चलिए, तो इस अंतराल के बाद हम लौटते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं ने एक लंबी सांस खींची होगी और उन्हें अच्छा भी लगा होगा। बिल्कुल। हमारे श्रोता जी, आप सांस की बात हो रही थी। और देखिए, जो हमारे शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ हैं ना दीपा, वो ये मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भोजन न मिले तो वो 90 दिन तक जीवित रह सकता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो जैन धारा में जो साधक हैं वो 3 मास तक निराहार रहकर भी सहज रहते हैं। और फिर उसके बाद पानी आता है, और 72 घंटे तक न मिले तो भी प्राणों को खतरा नहीं होता। मगर सांस के बारे में वैज्ञानिक मान्यता ये है कि अधिकतम 8 मिनट तक किसी को श्वास न मिले तो उसके प्राण निकल जाते हैं।
जाते हैं। जी, तो ये तो बात हो गई वैज्ञानिक, और ये सच भी है। इसीलिए जिस तरह पेट्रोल या डीजल किसी गाड़ी का मुख्य फ्यूल है, उसी तरह हमारे शरीर का मुख्य फ्यूल है सांस। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख भी रहे हैं कि श्वास ही जीवन है। और जी हाँ, एकदम बिल्कुल सही बात है। श्वास के चलते हम स्वस्थ तरीके से जीवित रह सकते हैं। फिर कहावत भी है कि सांस गई तो आस गई। लेकिन बढ़ते प्रदूषण और अति जनसंख्या वृद्धि के चलते हवा में भी जहर घुल गया है। फिर ऐसे में भला स्वस्थ सांस हम कैसे ले सकती हैं? लोग बाग प्रदूषण से बचने के लिए पहाड़ों पर भाग रहे हैं, और समर्थ देशों में तो माउंटेन एयर के बाटल भी पानी के बाटलों की तरह बिक रहे हैं, जो बॉटल्स हैं, क्योंकि हवा के साथ ही साथ पानी में भी शुद्ध ऑक्सीजन घुली हुई है, जो हमारे सांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल। और भोजन और पानी बहुत आवश्यक है, लेकिन सांस की तरह जरूरी उतने नहीं है। तभी तो जो योगी होते हैं वो दीर्घ काल तक केवल सांस को साध कर स्वस्थ, सुखी और शांत जीवन जी लेते हैं। बिल्कुल कहते हैं कि ईश्वर ने जब प्राणी मात्र को निश्चित मात्रा में श्वास बख्शी है, और ये जो श्वास है वो अपनी शीघ्र जब आदमी खर्च कर देता है तो कहते हैं कि उसकी अल्पायु आ जाती है। इसीलिए दीर्घ काल तक जीने के लिए हमें अपनी श्वास का संतुलन बनाए रखना चाहिए। और चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी जाति हो, जीव जंतु हो, सभी के लिए श्वासों का जो है वो महत्व बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और संतुलित और नियोजित तरीके से जो अपनी सांसों को खर्च करता है वो स्वस्थ और शांत जीवन जी पाता है। बिल्कुल। महर्षि पतंजलि, सभी हमारे बहुत से श्रोता जानते होंगे कि उन्होंने योगी शास्त्र लिखा, और उस पर काफी सारी योग की आगे बातें होती हैं। और भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था, तब सांसों को ही सांस साधने का उन्होंने महत्व सिखाया था। इसीलिए अगर हम एक स्वस्थ जीवन और सदा बनाए रखने वाले स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने सांसों को साधना हमें बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या जरूरी है दीपा, कि योग शास्त्र प्राणायाम को अत्यंत जो है महत्वपूर्ण बताते हैं। तो प्राणायाम यानी प्राण का आयाम करना, यानी श्वास को लंबा करना या प्राण रूपी जीवन शक्ति को लंबा करना। तो प्राणायाम का अर्थ हुआ कि श्वास को यानी सांस को नियंत्रित करना या कम करना नहीं, बल्कि प्राण या श्वास का आयाम या विस्तार ही जो है प्राणायाम कहलाता है। और ये प्राण शक्ति का प्रवाह कर व्यक्ति को जीवन शक्ति भी प्रदान करता है। बिल्कुल। अभी देखिए ना मंदाकिनी जी, हम अक्सर भागदौड़ भरी जीवन में सुबह से शाम इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कामों में, हम संतुलित श्वास लेना या छोड़ना कितनी बार कर रहे हैं इसका हमें ध्यान ही नहीं रहता। ऐसे में 5 मिनट या 10 मिनट बैठकर अगर हम अपने सांसों पर ध्यान देते हैं, शांत मन से आंख बंद करके, मूंद करके जब अपना पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हैं, तब पता है हर समस्या का हल अवश्य ही मिल जाता है। और इसे आजमा कर जरूर बिल्कुल देखा जा सकता है। और हमारे एक श्रोता लिख भी रहे हैं कि जीना और मरना, इसमें सिर्फ एक सांस का अंतर है। यानी कि अन्न के बिना कई दिन और पानी के सिवा कई घंटे हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सांस के बिना एक पल भी नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि सांस ही जीवन है। श्वास है तो आस है, विश्वास है तो निवास है, विकास है। शुद्ध हवा में शुद्ध हवा से लिया गया श्वास आरोग्यदायी होता है। और इसीलिए पर्यावरण वातावरण संतुलित रखना, उसका संवर्धन करना हमारा पहला कर्तव्य है। बिल्कुल। और एक और इसी तरह का एक संदेश है कि सांसें जितनी धीमी होंगी उतनी ही हमारे शरीर के लिए लाभकारी होगी। धीमी सांसें लेना लंबी उम्र का राज है। कहते हैं भगवान ने हमें लिमिटेड टाइम नहीं, लिमिटेड सांसें दी है। जितनी धीमी और गहरी हमारी सांसें होंगी उतना ही अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा। बिल्कुल। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि शारीरिक स्तर पर सांस सचमुच जीवन है। सांस के माध्यम से हम अपने शरीर में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे फेफड़ों और हृदय के माध्यम से हमारे रक्त में संसाधित होती है, जहां से ये पूरे शरीर में हर एक कोशिका में स्थानांतरित होती जाती है। बिल्कुल। एक और संदेश आया कि हमारे जीवन की शुरुआत श्वास लेने से शुरू होती है और अंत श्वास छोड़ने पर होती है। इस लेने और छोड़ने के बीच में जीवन होता है। श्वास हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने इसी सांसों पर ध्यान करके जीवन जीने की कला बताई। सांसों पर ध्यान देकर आज और अभी जो पल चल रहा है इस पर जीने को कहा है। स्वयं को जानना ही ज्ञान है, खुद को जानना ही ज्ञान हासिल करने की शुरुआत है। और सांसों पर ध्यान रखने से अच्छी सेहत और सर्वोत्तम जीवन मिलता है, ऐसा हमारे श्रोता मानते हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि श्वास ही जीवन है, वही विश्वास श्वास की डोर है। इस विश्वास की पतंग की डोर को कटने मत दें। जीवन में 3 मंत्र याद रखें। आनंद में वचन मत दें, क्रोध में उत्तर मत दें और दुख में निर्णय मत लें। क्या बात। लेकिन हम तो अभी हंस रहे हैं और ऐसे में हम निर्णय ये लेंगे कि एक गीत हमें सुनाना है।
मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। जी हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे हथेलियों पर कि हथेली में अत्यधिक लालिमा होना या पीलापन होना या पसीना आना क्यों कर हमारे लिए नुकसानदायक है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो पीलापन अगर है, लगते हैं किसी की हथेली पीली पीली सी रहती है, तो पीला होना लीवर की किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। जैसे लीवर कमजोर होना, उसमें इन्फेक्शन होना, या फिर पीलिया में नहीं हम देखते हैं कि हथेली कैसे पीली हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे लोग दीपा अक्सर थकान या कमजोरी महसूस करते हैं, उनकी पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है और ऐसे लोगों को अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और यदि हथेली आपकी सफेद है तो ये शरीर में खून की कमी का भी संकेत देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार देखा होगा आपने, हमारे हाथों में बहुत पसीना आता है, बहुत हम परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो पसीना आना है ना, ये बहुत तनाव अगर आप स्ट्रेस्ड में है और ओवर एक्टिव थायराइड का भी संकेत हो सकता है। जी। तो हृदय रोग या डायबिटीज या अवसाद जैसी बीमारियों का भी ये लक्षण हो सकता है। तो जब ऐसा हो रहा हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। बिल्कुल सही कहा। और अगर हथेलियों में रूखापन है तो सर्दियों में अगर इन दिनों हम देखें तो एक सामान्य बात है, पर लगातार अगर हमारी त्वचा सूखी रहती है, रूखी रहती है, तो इसका कारण शरीर में पानी की कमी भी हो सकता है और एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी भी हो सकती है। तो पानी की कमी में आपको क्या करना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। हथेलियों को नरम और हाइड्रेटेड रखने के लिए मॉइस्चराइजर क्रीम का भी प्रयोग करना है। साथ ही कोई तेल भी लगा सकते हैं, जैसे सरसों का है, नारियल का है, ऑलिव ऑयल है, या आहार में बीज वाली सब्जियां खाएं और सूखे मेवों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किया जा सकता है। अच्छा, नाखून अगर कमजोर होते हैं, हथेली है तो भाई उसमें उंगलियां हैं, उसमें नाखून भी हैं, तो टूटे हुए से रहते हैं, तो हो सकता है कि शरीर में जिंक की कमी हो। तो अपने खाने में तिल या मूंगफली या नट्स जैसे सूखे मेवे की बात हो रही है, तो इन चीजों को हम शामिल करके जो जिंक मिनरल एलिमेंट है, इसकी हम कमी दूर कर सकते हैं। लेकिन पहले आप अपने चिकित्सक को भी इस मामले में भी जरूर दिखा लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और हाथों में कपकपाहट भी कई बार होता है और बिना कारण हमारे हाथ हिलते भी रहते हैं, तो ये भी एक थोड़ा गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ये मस्तिष्क में मौजूद विटल नर्व सेल को नष्ट होने का संकेत माना जाता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क को पूरी तरह से संकेत नहीं पहुंच पाता और शुरुआत में ये तंत्रिका कोशिका को प्रभावित करता है, बाद में शरीर की हर गतिविधि को अपनी जकड़न में भी ले लेता है। जी, ज्यादातर लगातार तनाव में रहना इसका कारण हो सकता है, लेकिन इन लक्षणों की गंभीरता को समझने के लिए हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और साथ ही अपनी हथेलियों को साफ सुथरा भी रखना चाहिए। साफ सुथरी स्वच्छ हथेली जो होती है बहुत सी बीमारियों से आपको बचाती है। जैसा कि हम बच्चों को कई बार कहते हैं कि बेटा खाना खाने बैठे हो तो हाथ धो के आइए, है ना। हाथ धोना। और खास तौर पे जो हमारी सहेलियां हैं, सखियां हैं,
आटा अगर आप गूंथ रही हैं तो अच्छे से आपकी हथेली साफ धुली है, होनी आपके चाहिए, नाखून साफ है, इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ना सिर्फ आटा गूंदना, कोई भी काम आप कर रही हैं, बच्चों को आप खाना खिला रही हैं तो अपनी हथेलियों को अच्छे से धोएं, बच्चों को हाथ धुलाना सिखाएं, शौचालय गए हैं तो उसके बाद अच्छे से हाथ धोना सीखें। कहीं भी आपका हाथ लग सकता है जिसका हमें पता नहीं होता, और वही हाथ हमारे मुंह तक जाता है और फिर न जाने कितनी बीमारियों का कारण बन जाता है। तो हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं दीपा कि सेहत का राज हथेली में। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हथेली देखकर आपकी सेहत और भविष्य सब कुछ बताने वाले हर और मिल जाएंगे। क्या ऐसा है? हम नहीं मानते हैं। बहुत लोग हैं जो जीवन रेखा, भाग्य रेखा, विवाह रेखा, संतान रेखा सब मानते हैं कि इसी हथेली में है, जो समय समय पर बदलते रहते हैं और आदमी का भविष्य भी उसी के अनुरूप बनता बिगड़ता है। रही सेहत की बात, तो आप शरीर से स्वस्थ हैं तो मात्र हथेलियों से हम बहुत सुंदर नहीं दिखेंगे। कुछ खास मौके पर हथेलियों की सुंदरता देखी जाती है, हमेशा नहीं। ये हमारे अपने विचार हैं, कोई सार्वजनिक दस्तावेज नहीं। जी बिल्कुल, ये आपके विचार हैं, ये आपने बताया और आपके विचार का हम स्वागत करते हैं। जी, एक संदेश आया है कि हथेली में सुख समृद्धि ही नहीं बल्कि सेहत भी छिपी होती है। जी हाँ, इसकी भी एक रेखा होती है जिसे स्वास्थ्य रेखा के नाम से जानते हैं। ये रेखा किसी भी स्थान से निकल सकती है। इसका अंत बुध पर्वत पर होता है। मान्यता है कि ये रेखा जितनी सुस्पष्ट दिखाई देगी, व्यक्ति का स्वास्थ्य उतना ही उत्तम होगा। रेखा अगर कटी फटी या लहरदार होती है तो सेहत प्रतिकूल होती है। लेकिन हमें तो लगता है कि भाई अगर आप प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं तो हमारी सेहत अच्छी हो सकती है। आपके भीतर जो रेखा है जी उसे साफ और स्पष्ट बना के रखना बहुत जरूरी है। जो वैचारिक रेखा है हमारी, जो विचार दृष्टि है, वो बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए, बहुत सटीक होनी चाहिए कि हमें योग और प्राणायाम करना है और अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है। इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि हथेलियों का बदलता रंग आपकी तबीयत के नासाज होने का संकेत देता है। रक्त प्रवाह पर असर, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, लीवर से जुड़ी कई बीमारियां आप जान सकते हैं। हालांकि जो बदलाव आप बता रहे हैं वे महज संकेत हैं, जिनकी पुष्टि डॉक्टर से ही करवाई जानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और अब सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, यही कि हमारे श्रोता एक गीत का इंतजार भी कर रहे हैं। हम भी। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत? डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे, बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। तो दीपा, इन दिनों विवाह का मौसम चल रहा है, और कोई भी मौसम चल रहा हो, अगर विवाह आपने कर लिया है तो फिर विवाह का पंजीकरण कराना भी बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल, आज के दौर में बहुत जरूरी हो गया। अगर आपको बाहर जाना है या वीजा निकलवाना है या विवाह की पुष्टि भी कभी कभी मांगी जाती, कभी कभी प्रॉपर्टी या विरासत की कुछ ऐसी बात होती है तो वहां पे भी जरूरत होती है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा एक संदेश आया है। उन्होंने विवाह के जो पंजीकरण है, ये प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल उन्होंने डिटेल में लिख के भेजा है। पढ़िए जी। ये कहते हैं कि पंजीकरण के लाभ क्या है। तो पहला है कानूनी मान्यता अगर चाहिए तो आपको विवाह का पंजीकरण कराना जरूरी है। फिर विवाह की पुष्टि के लिए भी पंजीकरण कराया जाता है। संपत्ति के अधिकार में भी विवाह का पंजीकरण जोड़े को कराना होता है। बिल्कुल। और विरासत का अधिकार भी आपको मिलता है, यानी विवाह के पंजीकरण से जोड़े को विरासत के अधिकार मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बैंक और वित्तीय सेवाओं में लाभ, तो विवाह के पंजीकरण से जोड़े को बैंक और वित्तीय सेवाओं में लाभ मिल जाता है। बिल्कुल। आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विवाह के पंजीकरण से आपको विदेश यात्रा में भी लाभ मिलता है, और आधार कार्ड और पैन कार्ड में भी आपको लाभ मिलता है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी हो गया है आजकल आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना। तो आपको विवाह का पंजीकरण समय रहते करवा लेना चाहिए। बिल्कुल। और विवाह के
पंजीकरण के बाद सरकारी योजनाओं के लाभ अगर आप चाहते हैं तब भी जरूरी है। फिर बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में भी इसका लाभ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही आपको लगता है कि आपके घर में बच्चा आया है तो उसका भी जन्म प्रमाण पत्र आप बनाने का प्रयास जितना जल्दी हो सकता है कर लीजिए, और साथ ही अपने विवाह का पंजीकरण करवाना न भूले। इसके अलावा कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक जीवन का सच्चा ये भी एक दूसरा पक्ष है कि तलाक, जहां पर विवाहित जोड़े कभी तलाक की स्थिति में आते हैं, वहां पर भी इसमें आपको सहायता मिलती है। इसलिए आपको विवाह का पंजीकरण कराना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको आवश्यक जो दस्तावेज चाहिए वो हैं विवाह का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका पता, जो आप जहां रहते हैं वहां का पता होना बहुत जरूरी है। जी। अब पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो सारे जो दस्तावेज है वो इकट्ठे कर लिए, उसके बाद आप पंजीकरण के लिए जो आवेदन पत्र है उसे भरिए और जो जितने भी आवश्यक दस्तावेज हैं उसे जमा कीजिए। बिल्कुल। और विवाह के जो उसका शुल्क है उसका भी आपको भुगतान करना है। तो विवाह के पंजीकरण के लिए शुल्क है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। जी। आप उसका ध्यान रखें। विवाह के पंजीकरण के लिए समय आप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भी किया जाता है कि कौन सा समय आपको मिल रहा है जब आप ऑनलाइन है या जिस भी ऑफिस में आप गई हैं कार्यालय में, प्रत्यक्ष रूप से अगर आप जा रहे हैं जब जाती हैं तो उसके लिए आपको एक समय दिया जाएगा। और इस प्रकार से आप अपना विवाह का प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। ये हमारे श्रोता ने बहुत ही विस्तृत रूप में अच्छा संदेश भेजा है। और एक और है कि विवाह का पंजीकरण का प्रमाण पत्र आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोगी होता है। जहां पति पत्नी में से किसी एक को यह घोषित करना होता है कि वे विवाहित हैं, तो उदाहरण के लिए जीवन साथी वीजा या संयुक्त चिकित्सा बीमा के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं भूलना है, विवाह का पंजीकरण यथा समय करवा लेना है। बिल्कुल। मैं ना भूलूंगा का फरिश्ता मोहम्मद रफी, ऐसे नगमे जो दिल की गहराइयों में गूंजते छती पर हमारा विशेष कार्यक्रम। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओ। उजाले उनकी यादों के, रविवार 15 दिसंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो दीपा, आज गीत मंजरी में बहुत ही सुंदर विषय है आंगन। जी हाँ, जहाँ आज हम जहाँ देखते हैं ना मंजरी जी, पक्के घर और ऊंची इमारतें नजर आती है, लेकिन एक समय वो भी था जहाँ पर घर छोटा हो या बड़ा, कच्चा हो या पक्का, आंगन जरूर हुआ करता था। और इससे रोशनी के साथ शुद्ध हवा भी मिलती थी, जाड़े में धूप का भी आनंद मिल जाता था। और इन घरों की रौनक ही अलग होती थी जब घर के बीचों बीच बने आंगन में सब साथ बैठकर समय गुजारते थे, खाते थे, पीते थे, मौज मस्ती मनाते थे। गान करता था। एक कोने पर गुलहजारा के पौधे थे। आंगन स्कूल नहीं है कि हम आगे कुछ और बात करें, लेकिन सभी के जीवन में सुख समृद्धि रहे, आंगन हो या ना हो, लेकिन मन का आंगन हमेशा जो है जगमगाता रहे। इसी उम्मीद के साथ सखी सहेली के इस आंगन से अब हमें विदा लेनी पड़ेगी। तो मंदाकिनी जोशी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।